हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सिविल मंत्रा में। साथियों, आपके एग्जाम बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं, इसलिए हम लोग जो पूरा एक रिवीजन कोर्स कराते हैं वो ला लिए आप लिए, जो यूनिक सीरीज के नाम से आपको लाया गया है। हमेशा आप तो देखिएगा, यूनिक सीरीज के सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे आपको चैनल पे, और सभी आपको सभी लगभग क्वांटम के वीडियो जो बोलते हैं आप, क्योंकि रिवीजन के लिए सभी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे एनर्जी साइंस और जो एंड इंजीनियरिंग जो हमारा सब्जेक्ट है, जिसका सब्जेक्ट कोड है हमारा KOE 033, KOE 043। ये आपको या थर्ड सेमेस्टर मिल सकता है, आपको फोर्थ सेमेस्टर में मिल जाएगा। ठीक है, यह सभी ब्रांचों के लिए कॉमन है और एक इलेक्टिव सब्जेक्ट है साथियों। ठीक है, तो मैंने आपके यूनिट 2 का पार्ट 1 वीडियो तो आपके लिए डाल ही दिया था, लेकिन उसमें कुछ पार्ट्स जरूरी रह गए थे, कुछ चीज़ें जरूरी छूट गई थी, इसलिए मैं आपको ये कंटिन्यूड पार्ट फिर से आपके लिए ला रहा हूँ। यूनिट 2 का ही है यहाँ पे। ठीक है, आगे बात करने से क्योंकि साथियों मिस नहीं करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आगे हमारा जो पार्ट 2 और पार्ट 3 आने वाला है, 2 एंड 3, उसमें हम बात करेंगे न्यूक्लियर रिएक्टर की, और जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसकी बात करेंगे, ताकि आप जो एग्जाम में आते हैं, कोई ना कोई एक न्यूक्लियर पावर प्लांट लिखने के लिए आ जाता है, कोई न्यूक्लियर रिएक्टर के जो पार्ट होते हैं पूरा आपको देखने को मिल जाता है, लिखने को भी आ जाता है एग्जाम में, और आते हैं वो बिल्कुल 7 मार्क्स में आते हैं। ठीक है, तो वो आप मिस ना करिएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को पूरा शेयर कर दीजिएगा। साथियों, आप चैनल पे जाकर के आप पूरा प्लेलिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी, आप उसको देख सकते हैं। हम लोग की पूरी संभावना रहती है कम से कम वीडियो में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट देने की। ठीक है, अब हम बात करते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन की। ठीक है, हमने बात की थी पिछले वीडियोज में कि हमने न्यूक्लियर क्या होता है, न्यूक्लियर स्ट्रक्चर क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, मास डिफेक्ट क्या होता है, और बाइंडिंग एनर्जी कर्व क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस क्या होते हैं। साथ ही वीडियो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाकर देख सकते हैं, या फिर आप प्लेलिस्ट से जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, आज हम बात करें न्यूक्लियर रिएक्शन की। तो यहाँ आप देख सकते हैं क्या बोला गया, न्यूक्लियर रिएक्शन आर प्रोसेस इन विच वन आर मोर न्यूक्लियर्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द कोलिजन। क्या होता है कि दो एक या फिर दो न्यूक्लियाइड्स या न्यूक्लियस क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, जिसमें कोलिजन होता है, किसमें, टू एटॉमिक न्यूक्लियाई, दो एटॉमिक न्यूक्लियाई कोलिजन करके कंबाइन करके फिर कोई एक को बनाते हैं, या फिर वन एटॉमिक न्यूक्लियस एंड सब एटॉमिक, या फिर कुछ एटॉमिक न्यूक्लियस या फिर सब एटॉमिक पार्टिकल मिल करके एक दो या दो से ज़्यादा न्यूक्लियाइड्स बनाते हैं। बिल्कुल सिंपल होता है, कुछ करना नहीं है आपको, या फिर इसमें क्या हो रहा है, न्यूक्लियाई ऐड हो रहे हैं या फिर टूट रहे हैं। ठीक है, इसमें जो मेन चीज़ें साथी वो ये है, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन और न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। ये आपको दोनों देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये आपको दोनों देखने को मिलेंगे, कभी कभी आपको एग्जाम में इसका डिफरेंस भी लिखने को आ जाता है। ठीक है, तो आप उसको लिख सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। तो ये थोड़ा सा आगे चलते हैं साथियों। न्यूक्लियर फ्यूजन फिजन क्या होता है, पहले साथी बात करें न्यूक्लियर फिजन क्या होता है, फिर हम बात करें न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, कुछ चीज़ें समझिएगा, फिगर में दे दिया हूँ, आपको डायग्राम समझ में आ जाएगा। न्यूक्लियर फिजन रिफर्स टू द स्प्लिटिंग ऑफ एन एटॉमिक न्यूक्लियस इनटू टू आर लाइटर न्यूक्लियाई। फ्यूजन में क्या हुआ कि कोई एक हैवी एटम है, कोई एक न्यूक्लियस है, वो क्या हो रहा है, स्प्लिट हो रहा है, मतलब कि टूट रहा है, किसमें, दो या दो से अधिक में। टू दो होंगे और लेकिन वो लाइटर भी होंगे। आप ऐसे समझिए, आपके पास कोई चीज़ है, कोई गेंद है, गेंद बोल सकते हैं, कोई मेटल की है या किसी चीज़ की है जिसको आप तोड़ सकते हो। अब उसको तोड़ोगे तो क्या होगा, टूट के एक बॉल थी, अब टूट के दो बॉल होगी, लेकिन क्या होगा, उसका मास जो पहले एक था उसके मास से तो कम हो जाएगा ना। तो सेम वही चीज़ हमारे यहाँ फिजन होता है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। ठीक है, जैसे एक हमारे पास गेंद थी, उसको हमने तोड़ दिया तो दो गेंद बन गई। ठीक है, तो ये चीज़ हमारा याद रहेंगे तो आप आसानी से समझ पाएंगे। बोला क्या गया, दिस प्रोसेस कैन अकर थ्रू न्यूक्लियर रिएक्शन और थ्रू रेडियो एक्टिव डिके। ये क्या हो सकता है, रेडियो एक्टिव डिके भी हो सकता है, अभी मैं इसको आगे भी इसी लेक्चर में समझने वाला हूँ। रेडियो एक्टिव डिके होता है, कौन कौन से होते हैं। ठीक है, या फिर न्यूक्लियर रिएक्शन के द्वारा भी हो सकता है। इसमें क्या होता है, हमारे एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी भी रिलीज होती है। ठीक है, क्या होती है, एनर्जी भी रिलीज होती है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, विच इज अकम्पेंड बाय द एमिशन ऑफ न्यूट्रियंस। किसमें, न्यूट्रियंस और गामा रेज की उसमें न्यूट्रॉन्स और गामा रेज निकलती हैं, जिस कारण उसमें बहुत सारा एनर्जी भी हम उसमें एनर्जी रहती है। क्या समझिए, फिर समझिए। ठीक है, बस न्यूक्लियर्स है, उसमें क्या है, न्यूट्रॉन्स हैं, अल्फा बीटा गामा आप जानते हैं ना, उसमें न्यूट्रॉन्स हैं, गामा रेज है। जब वो फ्यूजन हो जब फिजन हमारा सॉरी जब फिजन होता है तो टूटते हैं, तो जो गामा है, गामा रेज है, न्यूट्रॉन्स है, इनके रूप में हमारे पास ढेर सारी एनर्जी हमको बाहर देखने को मिलती है। फोटॉन होल्डिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इनफ टू नॉक इलेक्ट्रॉन्स आउट ऑफ एटम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने एक रिएक्शन दिया, देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि यूरेनियम है, यूरेनियम कौन सा है, देखिए यूरेनियम 92 टू 35 है। ठीक है, अब क्या हुआ, इसका जो हमारा हो रहा है, देखिए इसका हमारा किसमें स्प्लिट हो रहा है, देखिए यहाँ पे बेरियम में देखिए यहाँ पे 56 और यहाँ पे 139
प्लस देखिए क्रिप्टन में क्या हुआ 36 प्लस 95। देखिए यूरेनियम कितना था, एक था, और इसमें कितने हो गए, दो से ज़्यादा। ठीक है, हमने क्या किया, एक हैवी न्यूक्लियस को दो हमने क्या किया, लाइटर न्यूक्लियाई में हमने इसको स्प्लिट कर दिया। ठीक है, ऐसे रिएक्शन हुआ तो हमारा क्या कहलाता है, हमारा ये न्यूक्लियर फिजन। और इस रिएक्शन से जो हमको एनर्जी मिली लगभग कितनी मिली, 200 मेगा वोल्ट की। आप देख सकते कितने लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी हमको मिल रही है, कितने 200 मेगा वोल्ट की साथियों न्यूक्लियर फिजन में। साथियों अभी हम इसको आगे भी बात करने वाली, यूरेनियम की बात होने वाली है, न्यूक्लियर फिजन की आगे बात होने वाली है। तो ये इंपॉर्टेंट, जब हम न्यूक्लियर रिएक्टर की बात करेंगे तो उसमें यही सारी चीज़ें यूज होती हैं, तो उसमें हम न्यूक्लियर फिजन की हम बात करेंगे। अब बात करते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है कि एटलीस्ट 2 एटॉमिक न्यूक्लियाई कंबाइन होते हैं, क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं इनटू सिंगल न्यूक्लियस। दो न्यूक्लियाई कंबाइन होकर के एक सिंगल न्यूक्लियस बनाते हैं। ठीक है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स जैसे न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स आर आल्सो फार्म्ड एज प्रोडक्ट इन दीज न्यूक्लियर रिएक्शंस। इसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन भी ऐड हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, एक ड्यूटेरियम था, एक ट्राइटियम था, दोनों मिलकर एक बनाए क्या, हीलियम, और ये न्यूट्रॉन हमारा रिलीज हो गया। ठीक है, इसमें भी हमको एनर्जी देखने को मिलती है, इसमें भी हमारी एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, अब थोड़ा सा इसमें डिफरेंस समझ लेते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन में और न्यूक्लियर फिजन में। तो इधर हमारा क्या है न्यूक्लियर फिजन, इधर हमारा क्या है न्यूक्लियर फ्यूजन। इसमें क्या हो रहा है कि एक एटॉमिक मास दो में हमारे क्या हो रहे हैं, स्प्लिट हो रहे हैं। इसमें साथ ही ध्यान दीजिए क्या, स्प्लिट हो रहे हैं। ठीक, इसमें हमारे क्या हो रहे हैं, कंबाइंड हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, कंबाइंड। तो अब इस प्रकार से आप समझ पाएंगे। ठीक, यहाँ पे हमारे क्या हो रहे हैं, कंबाइंड हो रहे हैं। तो अब न्यूक्लियर फिजन क्या बोला गया कि समझ सकते हैं आप, किसमें दो हैवी न्यूक्लियस जो होते हैं टूटते हैं किसमें, दो लाइटर न्यूक्लियाई में। ये आपको समझ में आ गया था। इसमें हमने जैसे बताया, इसमें दो न्यूक्लियाई कंबाइंड होकर के एक हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, हाई न्यूक्लियस टू लो न्यूक्लियस, यहाँ लेकिन लो न्यूक्लियस थे लेकिन अब बन के हैवी न्यूक्लियस बन गए। ठीक है, इसमें क्या होता है, चेन रिएक्शन होता है। कैसे कि देखिए अभी मैंने बताया यहाँ पे अगर ये स्टेबल नहीं हुआ तो हमारा क्या होगा, इसका फिर से हमारा क्या होगा, फिर इसका फिजन रिएक्शन होगा जब तक स्टेबल नहीं हो पाते। इसलिए यहाँ पे एक चेन रिएक्शन बनती हुई चली जाती है। लेकिन जो न्यूक्लियर फ्यूजन है उसमें चेन रिएक्शन नहीं होती है, क्योंकि दो मिल करके एक बना रहे हैं। अभी बेचारा एक अकेला बचा तो अकेला किसी से तो मिलेगा नहीं, तो इसमें कोई चेन रिएक्शन नहीं होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्शन रेजिडुअल प्रॉब्लम इज हाई। ये न्यूक्लियर रिएक्शन का जो रेसिडुअल बनता है लास्ट में, कि कहाँ उसका लास्ट एंड प्रोडक्ट क्या होगा, वो थोड़ा सा उसकी एक प्रॉब्लम होती है जो बहुत ही ज़्यादा हाई होती है। ठीक है, लेकिन रेसिडुअल प्रॉब्लम इज मच लेस किसमें, न्यूक्लियर फ्यूजन में, क्योंकि हमको पता है कि एंड प्रोडक्ट क्या बनने वाला है। अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल इन फिजन रिएक्टर इज हाई। जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है उसमें हम ज़्यादा रखते हैं, जैसे हम न्यूक्लियर प्लांट में जो यूरेनियम की मात्रा ज़्यादा होती है। ठीक है, अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल इज लेस, इसमें सॉरी यहाँ पे जो इसके रेडियो एक्टिव मटेरियल इसमें कम होती है। ठीक है, इसमें रेडियो एक्टिव मटेरियल क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। ठीक है, इसमें जो रेडियो एक्टिविटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, इसकी बात यहाँ पे की गई है। अब क्योंकि रेडियो एक्टिव मटेरियल इसमें ज़्यादा होती है तो इसमें जो हेल्थ हजार्डस है, जो स्वास्थ्य की प्रॉब्लम है, इससे ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, इनकेस अगर कोई एक्सीडेंट हो गया तो इससे सबसे ज़्यादा जान की खतरा होती है न्यूक्लियर फ्यूजन में। लेकिन न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे रेडियो एक्टिव मटेरियल लेस है, इसके लिए यहाँ पे जो हेल्थ हजार्डस है बहुत ही कम है, मतलब कि हेल्थ को नुकसान करने वाले, जो कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो इसमें हम ज़्यादा नुकसान नहीं होगा हेल्थ का। इसमें हमको क्या करना पड़ता है, न्यूक्लियर फिजन में हमको प्रॉपर मैकेनिज्म रखना पड़ता है, ताकि हम उसकी एनर्जी को, जो हमारा रिएक्शन चल रहा है, हम इससे जो क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं न्यूक्लियर फिजन से। ठीक है, इलेक्ट्रिक फिजन से ही हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, क्योंकि इसमें यूरेनियम की यूज किया जाता है। इसके लिए हमको प्रॉपर मैकेनिज्म चाहिए ताकि इस रिएक्शन को हम कंट्रोल कर पाएँ। अन्यथा क्या होगा कि चेन रिएक्शन है, हमेशा बढ़ती चली जाएगी, तुरंत बढ़ती चली जाएगी, तो उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। यह प्रॉपर मैकेनिज्म इज कंट्रोल रिएक्शन आर येट टू बी डेवलप। अभी हमको इसमें फ्यूजन के लिए हमको अभी मैकेनिज्म हमको डेवलप करना पड़ता है, फिर भी डेवलप करना पड़ता है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं जितना इसमें होता है। रॉ मटेरियल इज नॉट इजली अवेलेबल। जो हमारा रॉ मटेरियल है, जैसे हमने बताया ना यूरेनियम का, हमारे रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं वो ज़्यादा है हमको अवेलेबल, इजली अवेलेबल भी नहीं है और कॉस्टली होते हैं। लेकिन फ्यूजन की बात करते हैं तो रॉ मटेरियल हमेशा मिल जाता है सस्ते में और हमेशा अवेलेबल भी रहता है। ठीक है, न्यूक्लियर डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट इज ग्रेट इन्वायरमेंट प्रॉब्लम, क्योंकि हम इसको जो न्यूक्लियर वेस्ट निकलता है ना न्यूक्लियर प्लांट से, उसको कैसे हम डिस्पोज करें, ठीक है, उसको कैसे हम डिस्पोज करें, वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है हमारे इन्वायरमेंट के लिए, क्योंकि वो हमारा वाटर का मिलाता है, वाटर को भी वहाँ पे वो क्या करती है, पॉल्यूट कर देती है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूट कर देती है। ठीक है, डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट इज नॉट इन्वॉल्व, इसमें कोई ज़्यादा न्यूक्लियर वेस्ट इन्वॉल्व ही नहीं होता। ठीक है, कोई हमारा इसमें वेस्ट होता ही नहीं है।
तो इस प्रकार से हम न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन में हम इसमें डिफरेंस निकाल सकते हैं। फिर बताता साथियों, फ्यूजन में हमारा क्या होता है कि न्यूक्लियर फिजन में क्या हो रहा है कि एक जो न्यूक्लियस है, जो हैवी न्यूक्लियस है, वो दो में छोटे छोटे में टूट जा रहा है, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, स्प्लिट हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन में हमारा क्या होता है कि दो छोटे छोटे न्यूक्लियर कंबाइन करके एक बड़ा न्यूक्लियस बना रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियर डीके रिएक्शन। अभी हमने बात की न्यूक्लियर रिएक्शन, अब उसके न्यूक्लियर डीके कैसे होता है, ठीक है, डीके कैसे होता है वो हम समझते हैं। तो डीके आपने पढ़ा है, 12th के साइंस में पढ़ा होगा या फिर 9th के 10th के साइंस में हमने पढ़ा है, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे हमको समझना है, बस रिवाइज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे होता है अल्फा डीके, ठीक है, जो एक्चुअल में हीलियम का नाभिक होता है, ठीक है। अब यहाँ पे इसका इक्वेशन क्या देखिए, यहाँ पे कोई इसको बोलते हैं साथियों पैरेंट एलिमेंट, ठीक है, पैरेंट है। तो इसमें क्या है, इसका एटॉमिक इसमें जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन है और इसका मास हमारा क्या है, ए है। तो अब ये क्या करेगा, अगर इसमें से एक अल्फा डीके हो रहा है तो इसके जो एटॉमिक मास है 4 लेस हो जाएगा और जो इसमें नंबर 2 प्रोटॉन की कमी आ जाएगी, ठीक है। ये हमारा जो डाटर एलिमेंट है, ठीक है, इसको हम पेरेंट्स बोलते हैं, इसको जो बाद में हमको मिलता है इसको डाटर पेरेंट से, देखिए डाटर बोलते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। बीटा डीके हो रहा है, ठीक है, बीटा डीके क्या जब होता है ना, तो इसमें क्या होता है, जो प्रोटॉन होते हैं प्रोटॉन में एक की बढ़ोतरी हो जाती है, एक प्रोटॉन बढ़ जाता है, ठीक है। और जो हमारा एटॉमिक मास होता है उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है, ठीक है। किसमें, देखिए पेरेंट हो गया, यहाँ डाटर हो जाएगा। अब बताते हैं प्रोटॉन पॉजिट्रॉन इमिशन। पॉजिट्रॉन इमिशन क्या होता है, सेम ऐसे बीटा डीके होता है लेकिन इसका अपोजिट होता है। अपोजिट क्यों होता है, देखिए यहाँ बात समझ में आ जाएगी। इसमें क्या होता है, प्रोटॉन एक बढ़ रहा था लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, प्रोटॉन माइनस होगा, एटॉमिक मास में कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। फिर आता है इलेक्ट्रॉन कैप्चर। इलेक्ट्रॉन कैप्चर लगभग सेम है, पॉजिट्रॉन होता है, ठीक है। देखो कैसे क्या हो रहा है, इसमें भी क्या हो जाएगा, जो हमारा देखिए यहाँ पे डीके हो रहा था, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा समझिएगा, इन सभी में क्या हो रहा है, डीके, देखिए वर्ड क्या हो रहा है, डीके। यहाँ पे इमिटेशन के बाद यहाँ पे चेंज हो रहा था लेकिन इलेक्ट्रॉन ये कहाँ कैप्चर किया जाता है, तो ये हमारे इक्वेशन के इस टाइप आएगा, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैप्चर किया जा रहा है तो उसके बाद यहाँ प्रोटॉन में एक कमी हो जा रही है, बाकी एटॉमिक मास सेम एज इट इज है। चलिए इसको हम और आसानी समझते हैं। जैसे मैंने बताया कि अल्फा डीके, ठीक है, मेनी न्यूक्लियस विद मास नंबर ग्रेटर देन 200, जो जिसका मास नंबर 200 से ज़्यादा है उनमें अधिकतर हमारा क्या होता है, अल्फा डीके होता है, ठीक है। विच रिजल्ट इन द एमिशन ऑफ हीलियम न्यूक्लियस एज एन अल्फा पार्टिकल, क्योंकि हमने बताया जो अल्फा पार्टिकल है वो एक हीलियम न्यूक्लियस ही अल्फा पार्टिकल के नाम से जाना जाता है। फिर हमने बताया कि पेरेंट आपने समझ चुका है। यहाँ पे एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे रेडियम है, क्या है, रेडियम का जो एटॉमिक मास है वो 226 है और जो एटॉमिक नंबर है वो हमारे 88 है, मतलब प्रोटॉन नंबर। अब जब अल्फा एक डिके हुआ, अल्फा हमने रिलीज हुआ, जो प्रोटॉन हमारे 2 की कमी हो जाएगी तो हमारा हो जाएगा 86, और एटॉमिक मास में जो हमारा 4 का इंक्रीमेंट, 4 की डिक्रीमेंट होगा, 4 माइनस होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 222, ठीक। तो जो हमारा नया बनता है वो बनता है आयरन, ठीक है। रेडियम बनता है 226 का एक न्यूक्लियस बनता है, ठीक है। ये हमारा होता है अल्फा डीके। थोड़ा सा और आगे बात करते हैं, हमारा आता है फिर बीटा डीके। बीटा डीके में क्या होता है, अभी हमने समझ चुका है, ठीक है। अब देखिए इसके एग्जाम्पल देख लीजिए, सारी चीज़ वही है जो मैंने बताया। अनस्टेबल न्यूट्रॉन न्यूक्लियस होता है, फिर हमने क्या किया, प्रोटॉन रिटेन्ड बाय न्यूक्लियस, फिर एक बीटा पार्टिकल इमिटेड बाय न्यूक्लियस। देखिए कैसे, पेरेंट में हमारा जो प्रोटॉन है जेड है और एटॉमिक मास हमारा ए है, लेकिन जब हमारा बीटा डीके हुआ तो उसमें क्या हुआ, प्रोटॉन जो उसका नया एलिमेंट बना उसमें हमको देखने को मिला कि जो प्रोटॉन है उसमें एक की संख्या, एक प्रोटॉन बढ़ गया, ठीक है, Z+1 हो गया। कैसे, मतलब यहाँ पे कार्बन है 614, तो अब हमने क्या किया, एक हमारा बीटा डीके हुआ तो नया एलिमेंट बना न्यूट्रॉन 7 और 14, क्योंकि 6 की हमारे हमारा बढ़ गया, एक प्रोटॉन की संख्या हमारी बढ़ गई, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया। थोड़ा सा आगे चलते हैं क्योंकि आप भूल जाएंगे, इसलिए मैं आपको रिवाइज भी हो गया और छोटा सा टॉपिक ही था। बात करते हैं पॉजिट्रॉन की, ठीक है। बिकॉज पॉजिट्रॉन हैज द सेम मास एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जैसा ही यहाँ पे सेम मास होता है बट अपोजिट चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन में माइनस होता है लेकिन पॉजिट्रॉन हमारा पॉजिटिव होता है, ठीक है। पॉजिट्रॉन इमिशन इज द अपोजिट ऑफ बीटा डीके, ठीक है, बीटा डीके का अपोजिट होता है। दस पॉजिट्रॉन इमिशन इज कैरेक्टरिस्टिक न्यूट्रॉन पुअर न्यूक्लियाई विच डीके बाय ट्रांसफॉर्मिंग अ प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन। ये नहीं समझ में आएगा साथियों, आपको सिंपल सा आप एग्जाम्पल समझिए, आपको चीज़ आने वाला नहीं है, आता है तो आप बिल्कुल सिंपल से इक्वेशन लिख दीजिएगा, क्या इफेक्ट पड़ता है ये बता दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए कार्बन हमारा 611 है, हमने क्या किया, एक पॉजिट्रॉन डीके हुआ तो इसमें क्या हुआ, एक कम हो गया। इससे देखिएगा आप बढ़ रहा था ना, 6 से 7 हो रहा था, लेकिन यहाँ पे उसका अपोजिट है पॉजिट्रॉन, हमारा प्रोटॉन क्या हुआ, एक कम हो गया, तो 6 से हमारा क्या हो गया, 5 हो गया, ठीक है। लेकिन हमारे एटॉमिक मास में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा, तो कार्बन से हमारा क्या हो गया, बी से बोरॉन बन गया, ठीक है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, यहाँ पे हमारा है इलेक्ट्रॉन कैप्चर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कैप्चर मतलब कि इसने ये कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो हमारा प्रोटॉन की संख्या कम हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे वही देख सकते हैं आप,
तो ये भी याद रखिएगा कैसे इफेक्ट पड़ता है। ये रिएक्शन लिख देंगे, ये लिख दिए, ये लिख दिए, 3 तो आपको नंबर फुल मिलने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि देखने को मिलने को आता ही आता है। ठीक, जैसे हमने एग्जाम्पल देख रहा हूँ Fe का 2655, इसने एक इलेक्ट्रॉन कैप्चर किया तो प्रोटॉन में एक कमी हो गई, वो हो गया हमारा 25, बट एटॉमिक मास में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ, 55 ही है। तो हमारे यहाँ पे Mn हमको मैग्नीज देखने को मिल गया। इसमें जो एनर्जी रिलीज होती है वो एक्सरे, ठीक है, एक्सरे इमिटेड होती है, ठीक है, एक्सरेज यहाँ पे इमिटेड होती हैं, ध्यान दीजिएगा इलेक्ट्रॉन कैप्चर में। बाकी इसमें क्या था, यहाँ पे पॉजिट्रॉन इमिट हो रहा था, यहाँ पे बीटा डिके हो रहा था, यहाँ पे हमारा अल्फा डिके हो रहा था। लेकिन जब हमने इलेक्ट्रॉन कैप्चर की बात किया तो यहाँ हमारा एक्सरे मिल रहा है, एक्सरेज हमको देखने को मिल रहा है एनर्जी के लिए। साथियों छोटा सा चीज़ तो जो आपको बताना भूल गया था पार्ट 1 में, इसमें हमने आज बात किया क्या साथियों, पहले हमने बात किया न्यूक्लियर रिएक्शन की बात किया, फिर हमने बात किया फ्यूजन क्या होता है, जिसमें हमारे क्या होते हैं कि एक हैवी पार्टिकल 2 लाइटर पार्टिकल में स्प्लिट हो जाता है। फ्यूजन की बात किया जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा जो हमारे न्यूक्लियाई होते हैं वो एक में कंबाइंड हो जाते हैं। फिर इसका डिफरेंस देखा, फिर न्यूक्लियर डिकेशन देखा, जैसे अल्फा बीटा और पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का मैंने देखा यहाँ पे, उसको मैंने डिस्कस किया। साथ ही ये चीज़ मैंने आज डिस्कस किया, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर ही रहे होंगे, अब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर रहे होंगे, क्योंकि ये वीडियो मैं खास आपके लिए लाया हूँ, ठीक है, क्योंकि एनर्जी साइंस का वीडियो चैनल पे नहीं अवेलेबल था और बहुत सारे बच्चे कमेंट भी कर रहे थे सर जल्दी लाइए। तो हो सकता है मैं कोशिश करूँगा पूरा वीडियो अपलोड करने के लिए, ठीक है। आपका हमारा साथ चाहिए साथियों, हमको भी आपका साथ चाहिए। चैनल को शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि सभी बच्चों तक पहुँच जाए। थैंक यू साथियों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।